कहानी का अगला भाग दोबारा आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ दास्तान गोई में। कहानी है जलती झाड़ी। कोशिश करूँ तो अब भी जा सकता हूँ, सिर्फ मुझे अपने पीछे हल्की सी आहट सुनाई दी। दो लड़के मेरी ओर बहुत मंद गति से चले आ रहे थे। इस शहर के और लड़कों की तरह उनके सिर गोल नीली टोपियों से ढके हुए थे। छोटे लड़के के हाथ में एक चौड़ा रंग बिरंगा रुमाल था। वो पेड़ों से झड़े हुए पीले मुरझाए पत्ते उस रुमाल में बटोरा जाता था। बड़ा लड़का जो पहले से कद में ऊंचा था किंतु उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं लगता था, अनमने भाव से एक छोटी सी टहनी हवा में घुमाता हुआ चल रहा था। वे दोनों टापू के अंतिम छोर पर आ गए थे, उस जगह तक जहाँ किनारे पर लगी झाड़ियाँ पानी में भीग रही थीं। छोटा लड़का दबे कदमों से ढलान पर उतरा और रुमाल में बंधे सब पत्ते पानी में छोड़ दिए। फिर उसने अपने कोट की दोनों जेबों से कुछ और पत्ते निकाले, गीली मिट्टी में लिथड़े पत्ते, और फिर उन्हें भी दोनों हाथों से बहते पानी में बहा दिया। इस बीच महसूस हुआ कि बड़ा लड़का मुझे देख रहा है। अब भी वो छोटी सी नंगी टहनी हवा में घुमा रहा था। उसके दांतों के बीच घास का एक तिनका था जिसे वो बराबर चबाया जा रहा था। छोटा लड़का पत्तों को बहाकर ऊपर आ गया। वो दोनों अब एक संग खड़े मुझे देख रहे थे। एक निगाह होती है सीधी और निश्चित, उससे हम बंध जाते हैं और रील की मानंद खिंचते चले जाते हैं। मुझे ऐसा अक्सर हो जाता है। सुई की नोक तले जैसे कोई कीड़ा दब जाता है, बदहवास होकर तिल मिलाता है, फिर ठहर जाता है। मंत्रमुग्ध सा, मूर्छित, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। फिर बड़ा लड़का आगे बढ़ा। बहुत सहज भाव से वो मेरे निकट चला आया। मुझे लगा जैसे उसका इस तरह मेरे पास चले आना बहुत स्वाभाविक है, जैसे पिछले कुछ क्षणों से मैं खुद इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज कैसे हो? उसने पूछा। मैं कुछ भी कह पाता कि मुझे लगा कि मेरे पीछे खड़ा छोटा लड़का बहुत ही विरक्त भाव से मुस्कुरा रहा है। आज भी खाली हाथ हो? खाली हाथ? मेरी आंखें अनायास अपने हाथों पर झुकाई। वे सचमुच खाली थे। मेरा मतलब इनसे नहीं है, बड़े लड़के ने उसी सहज संयत स्वर में कहा। आज भी तुम कुछ भी नहीं पकड़ पाए? लेकिन तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। वो तो कब का चला गया। कहाँ? मैंने अपने चारों ओर देखा। टापू पर डूबते सूरज की पीली मैली सी ललाहट फैल गई थी। दूर पुल के पास जलते पत्तों के ढेर से अब भी धुआं उठ रहा था, किंतु वो कहीं भी ना था। सिर्फ हवा के चलने से पत्ते बेंचों के लुढ़क कर धरती पर लौटने लगते थे। वो अब यहाँ नहीं है, मैंने कहा, किंतु न जाने क्यों इस बार मेरे स्वर में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। लेकिन तुम तो यहाँ हर रोज़ आते हो, छोटे लड़के ने कहा। इधर देखो, तुम्हारे बूट के निशान अब भी हैं, लेकिन तुम तो यहाँ हर ही रोज़ आते हो। मैंने देखा मेरे पैर से सटा अब भी वो निशान साफ दिखाई दे रहा था। भरा भरा सा, चौड़ा और आगे की तरफ से तनिक बेडौल, टूटी उखड़ी हुई घास के बीच जूते की साफ साबुत छाप। बदन के एक कटे हिस्से की तरह वो निशान गीली जमीन से चिपका रह गया था, किंतु मेरा नहीं है। अत्यंत अनिश्चित और कमजोर लहजे में मैंने प्रतिवाद किया। वो चुपचाप खड़े रहे। मुझे लगा जैसे वो प्रतीक्षा कर रहे हों कि मैं प्रमाण देने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाऊंगा। खुद मेरे लिए ये क्रिया बहुत स्वाभाविक होती, किंतु कोई ताकत मुझे रोके रही। मैं पूरी शक्ति से अपने पैरों की लंबी घास में छुपाए रहा। फिर कुछ भी नहीं हुआ। लगा जैसे क्षण के बाद उनकी उस दिलचस्पी मुझ में ख़त्म सी हो गई। छोटा लड़का पूर्ववत अपने रुमाल में नीचे गिरे पत्तों को बटोरता हुआ दूर निकल गया। बड़ा लड़का अवश्य कुछ क्षणों तक वहाँ खड़ा रहा था, मेरी ओर से बिल्कुल उदासीन और तटस्थ। तब मैं अचानक चौंक सा गया। उसी जगह खड़ा था जहाँ बूढ़ा चलते चलते कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया था। बिल्कुल वही जगह, और उसकी आंखें उसे अज्ञात बिंदु पर जा टिकी थी जहाँ बूढ़ा इतनी देर से एकटक देख रहा था। महज एक संयोग रहा होगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद ही उसने पास पड़े एक ढेले को ठोकर मारकर पानी में लुढ़का दिया। पानी हिला, कहीं बहुत नीचे बहुत सी परतें खुलती चली गईं। झाड़ी के पास गीली मिट्टी पर रेंगती हुई कौड़ियों की कतार लम्हा भर रुक कर फिर आगे बढ़ चली। उसने मुंह का तनिक पानी में थूक दिया, वही तिनका जो वो चबा रहा था। सिर से टोपी उतारकर उसे हवा में एक दो बार झटक कर पहन लिया और फिर उसी पुराने अनमने भाव से टहनी को हवा में घुमाता हुआ छोटा लड़का उसके पीछे चल दिया। इतना ही नहीं, वो चले गए थे
मुझे अपने पर छोड़कर। मैं फिर वहाँ अकेला छूट गया, किंतु उनके जाने के बाद पहले का सा अकेलापन वापस नहीं आया। जब तक अकेलापन संग रहता है, सही मानोगे, तब तक हम अकेले नहीं होते। अब मैं सिर्फ अपने संग था। मुझे ख्याल काफ़ी भयानक लगा कि वो दोनों मुझसे कुछ छीन ले गए हैं जो अब तक मेरे संग था। उसके बाद मैं ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं बैठ सका। मैं फिर अपनी पुरानी जगह वापस आ गया, पेड़ के तने के पास, जहाँ अब भी मेरा बैग रखा था। हम कितनी जल्दी और कितनी बेचैनी से सुरक्षा की टोह पा लेते हैं। शहर की पहाड़ियाँ अब अंधेरे में छिप गई थी, लेकिन उनके ऊपर पीछे की ओर उड़ती हुई गौथिक गिरजे की धूमिल मीनारें एक अधभूले स्वप्न की तरह हवा में टंगी थी। उन्हें देखकर लगता था जैसे एक बड़ा विशालकाय पक्षी उड़ता हुआ अचानक ठिठक गया हो। पहाड़ियों खुले आकाश के बीच उसके दोनों पंख ऊपर की ओर मुड़ गए हों, पथरा गए हों खाली हवा पर। टापू से कुछ दूर शहर के पुराने पुल की बत्तियां झिझकती सी एक के बाद एक जलने लगी थी। बहते पानी में उनकी छाया टिमटिमाती मोमबत्तियों से कांप जाती थी। बहते पानी को देखना शायद बहुत अजीब है। ज़्यादा देर तक एकटक देखते रहो तो लगता है हमें से भी कुछ टूट टूट कर उसके संग बह रहा है। हमारे भीतर दूरी के जो हिस्से हैं, जिन्हें कभी कभार सोते हुए नींद की चंद लहरें भिगोकर वापस लौट आती हैं, जो हमारी आधी अधेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, लगता है जैसे वो स्याह गहरे पानी के भीतर से उन पर झांक रहे हों, हमें देख रहे हों। कि पहले मैंने कभी देखा है उन दो लड़कों को जो अभी अभी यहाँ से चले आए थे, किंतु इस शहर में मैं अजनबी हूँ। अगर आज रात अचानक मैं यहाँ से चला जाऊँ तो होटल के मैनेजर और पुलिस के अलावा किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। नहीं, ये मेरा भ्रम है। उन्होंने मुझे ज़रूर पहचानने में गलती की है। ऐसा धोखा अक्सर हो जाता है। हो सकता है वो मुझसे मजाक कर रहे हों। बच्चे अक्सर विदेशी को देखकर मजाक करते हैं। मुझे हल्की सी खुशी हुई कि अब वो चले गए हैं, और मैं जानबूझकर ये खुशी अपने से छिपाता रहा, जैसे मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। टापू पर सिर्फ जलते पत्तों पर से 2-4 बुझती हुई लपटें उड़ जाती थीं। बच्चों ने इसी तरह जलता हुआ छोड़ बहुत पहले चले गए थे, और अब चारों तरफ खामोशी थी। वैसे ही अटूट और अनवरत जैसे बहते पानी का स्वर। इस बीच टापू और नदी की सीमा रेखा मिट गई थी, या मिटी नहीं थी। अंधेरे में पानी को पहचानना मुश्किल था। बहुत गौर से देखने पर एक हल्की सफ़ेद तरलता नज़र आती थी, जिस पर शाम की हवा थी जो कभी ठहरे जाती थी, कभी पानी में पुल की पत्तियों को झकझोर कर आगे खिसक जाती थी। सर्दी अचानक बढ़ गई थी। मैं वहाँ से जाने का इरादा कर रहा था, लेकिन तभी मुझे आभास हुआ कि मैं वहाँ बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। मेरी दाहिनी ओर जहाँ झाड़ी थी, हल्की सी सरसराहट हुई। पहले सिर्फ 2 धुंधली छायाएं दिखाई दी, बाद में मैं उन्हें ठीक से अलग अलग देख पाया। लड़की के स्कर्ट का अगला हिस्सा शायद झाड़ी में फंस गया था और उसे बाहर निकालने के लिए झुकी थी। शायद झाड़ी की सरसराहट ने ही पहली निगाह में मैं वो ठीक से देख नहीं पाया था, और मेरा ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया था। उसके पीछे एक अन्य व्यक्ति था जिसे मैं पहले देख नहीं पाया था, शायद इसलिए कि वो बिना हिले डुले बिल्कुल खामोश खड़ा था। शायद इसलिए भी कि उसके लंबे ओवरकोट ने अंधेरे में कुछ इस ढंग से उसे छिपा लिया था कि गौर से देखे बिना उसके अलग अस्तित्व की पहचानना असंभव था। मैंने सोचा मुझे वहाँ से चुपचाप उठकर चले जाना चाहिए। मुझे मालूम था अंधेरे घिरने पर अक्सर वहाँ प्रेमियों के जोड़े आते रहते हैं। वैसे मुझे वहाँ बैठने में कोई आपत्ति नहीं थी। अगर वो मुझे देख लेते तब इन्हें मेरी उपस्थिति का ज्ञान होता, किंतु ऐसी स्थिति में जब मैं उन्हें देख रहा हूँ और उन्हें भ्रम है कि वो अकेले हैं, मुझे अपना वहाँ रहना अरुचिकर जान पड़ा। किंतु उसे पेशतर में कुछ भी निश्चय कर पाता, वे दोनों उस झाड़ी में चले गए। टापू में उस समय एक असीम निर्भेद्य मौन सिमट आया था, और दूर की हल्की दबी आवाज़ भी साफ सुनाई दे जाती थी। पर वो झाड़ी मेरे काफ़ी करीब थी, मुश्किल से 3 गज की दूरी पर। उन दोनों की गहरी हाँफती टूटी सी सांसें मुझ तक पहुँच जाती थी। एक धधक सी गर्माहट झाड़ी के बाहर निकलती थी। बीच की हवा छीलती, भेदती, मंत्रमुग्ध सांप की तरह बल खाती हुई मुझे लपेट लेती थी। झाड़ी बार बार हिल उठती थी, मानो उनकी गर्म बोझिल सांसों का भार न संभाल पा रही हो। उनके नीचे दबे पत्ते बार बार चरमरा उठते थे। एक दबी उफनती सी चीख, फिर सिसकती सी कराहट, फिर वो एक भी नहीं, एक खाली हल्की हवा, और तब सब कुछ पहले सा शांत हो गया। मुझे आज भी ये सोचकर अपने पर हैरानी होती है कि मैं वहाँ से चला क्यों नहीं गया।
जो कुछ झाड़ी के पीछे हो रहा था उसके प्रति मेरे मन में ना कोई जिज्ञासा थी ना जो गुस्सा, कौतूहल भी नहीं। फिर भी मेरे पाँव नहीं उठे, मैं जड़वत बैठा रहा। कुछ देर बाद वो बाहर आए। लेकर आता हूँ कहानी का अगला भाग आप लोगों के बीच कल।